जनरेटर के प्रकार में आपने जाना था कि डीसी मशीन के जो जनरेटर थे, ठीक, वे दो प्रकार की होती है, एक मोटर और एक आपका जनरेटर। तो इसको आपने फिर से दो भागों में बांटा था, ठीक, सेल्फ एक्साइटेड और पृथक सेपरेट एक्साइटेड। पृथक उत्तेजित और सब उत्तेजित जनरेटर, ठीक। पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानना है। पृथक उत्तेजित जनरेटर का मतलब ये है जिस जनरेटर में जो है ना फील्ड वाइंडिंग और आपकी आर्मेचर वाइंडिंग अलग अलग होती है। जिस जनरेटर में ये आपकी आर्मेचर है, ये आपकी जो है ना फील्ड वाइंडिंग है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, ठीक, ऐसे जनरेटर को आप कहते हो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग अलग अलग होती है, उसे कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और इसमें मतलब अलग से बैटरी की आवश्यकता होती है, इसके फील्ड को में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए अलग से जो है ना एक बैटरी लगानी पड़ती है, या अलग से डीसी जनरेटर लगानी पड़ती है। ये सामान्यतः बच्चों 24 वोल्ट की, 36 वोल्ट की या 48 वोल्ट की। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज फील्ड में उत्पन्न वोल्टेज बराबर हो भी सकती है या नहीं, यहाँ ये बात आपको नोट करनी, बराबर हो भी सकती है या नहीं भी, और सामान्यतः बराबर होती नहीं है। फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज इतनी होती है जबकि आर्मेचर की वोल्टेज है ना कहीं अधिक होती है। ऐसे ही सब उत्तेजित मतलब ऐसे जनरेटर जिसमें अलग से फील्ड में कोई भी डीसी सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है, उनमें क्या होता है पहले से ये अगर आर्मेचर वाइंडिंग है, सेल्फ उत्तेजित जनरेटर में अलग से जो है कोई भी सप्लाई फील्ड में सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक आप शंट जनरेटर सीरीज या जो है ना श्रेणी जनरेटर आपका, और तीसरा है कम्युलेटिव कंपाउंड या कंपाउंड जनरेटर। सब उत्तेजित जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। शंट का मतलब होता है समांतर, शंट का मतलब समांतर, जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग को, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आपकी मान लिया फील्ड वाइंडिंग है, ठीक। इन जनरेटरों के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं कि आर्मेचर का फील्ड वाइंडिंग से कैसा कनेक्शन है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, अगर इन दोनों का कनेक्शन आप समांतर में करोगे तो शंट जनरेटर बन जाएगा। अगर ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी आर्मेचर है, इन दोनों का कनेक्शन अगर श्रेणी में कर दोगे तो श्रेणी जनरेटर बन जाएगा। क्योंकि ऐसे ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी जो है शंट वाइंडिंग है। अगर किसी जनरेटर में शंट वाइंडिंग भी फील्ड वाइंडिंग भी जुड़ी हो तो कंपाउंड जनरेटर हो जाते हैं। अब देखो शंट में करना, अगर आप शंट में करना तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज आर्मेचर में होगी उतनी फील्ड में होनी चाहिए, तब आपकी जो है ना समांतर में बनेगी। तो आप इसके ऐसे बिल्कुल समांतर में जोड़ दो, ये आपका रेडी होगा क्या समांतर में, इस तरीके से बनेगा आपका क्या शंट जनरेटर। ये फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी आर्मेचर, दोनों
इस टाइप का जनरेटर बनता है शंट जनरेटर, ठीक। और जब आप जो है आर्मेचर वाइंडिंग है ये आपकी, इस आर्मेचर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ दोगे, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ दोगे तो ये आपका बनेगा क्या, श्रेणी जनरेटर। ऐसे ही जिस जनरेटर में आप समांतर में भी जोड़ोगे और श्रेणी में भी जोड़ोगे आर्मेचर के साथ, तो ये आपका जो है बनेगा कंपाउंड जनरेटर, ठीक। कंपाउंड जनरेटर आपको पढ़ाया था, आगे कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, फिर जो है ना लॉन्ग शंट, फिर उसके बाद जो है ना शॉर्ट शंट, ठीक। इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले हमें जानना है कि इन जनरेटरों का में दिशा निकालने के लिए किस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, किस नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन जनरेटरों के डिटेल में पढ़ने से पहले हम इनके सभी भागों को जानें कि डीसी जनरेटर के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। ये आपने पहली क्लास में इतना पढ़ा था, ठीक। पर हम एक एक की डिटेल में जानने से पहले जानेंगे कि डीसी मशीन के भाग कौन कौन से हैं। तो डीसी मशीन के भागों के बारे में पढ़ना, फिर डिटेल में जाएंगे, एक एक जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक सब पढ़ेंगे। तो कोई भी मशीन हो, आपको जब सबसे पहला टॉपिक मशीन की अवधारणा पढ़ा गया, उसमें बताया गया था इलेक्ट्रिसिटी में घूर्णन मशीनों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। ये ऑलरेडी आपको पता है कि किसी भी घूर्णन मशीन के मुख्य से दो भाग होते हैं, स्टेटर और रोटर। स्टेटर भाग जो रुके हुए है स्थिर होते हैं, रोटर भाग जो रोटेशन करते हैं, गति करते हैं। तो हमें जो है ना डीसी मशीन के भागों को पढ़ना है, तो हम उन भागों को दो भागों में बांट लेते हैं, स्टेटर भाग और रोटर भाग। तो डीसी मशीन में स्टेटर भाग कौन कौन से होते हैं। नंबर एक तो फ्रेम, बाहरी जो चीज है उसकी, जिसको आप टच कर लेते हो, ठीक है ना, फ्रेम। और फ्रेम का जो है ना टेक्निकल नाम होता है बच्चों क्या, योग, ठीक। योग आपका स्टेटर हो गया जो है ना। इसके बाद योग पे ही आपका लगा होता है टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स, ठीक। और स्टेटर में क्या हो सकता है जो है ना, आपका योग से ही जुड़ा रहता है आपका फील्ड पोल, ठीक है ना, फील्ड पोल, ठीक। और फील्ड पोल पे क्या रहती है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक। फील्ड वाइंडिंग ये आपकी जो है ना स्थिर है, जो है ना ऐसे जो है ना स्थिर आपके ब्रूस, डीसी मशीन में ब्रूस भी होते हैं जो ना करंट इकट्ठा करते हैं आपके ब्रूस, ये सब जो है ना आपके स्थिर भाग है। रोटर में घूमने वाले भाग क्या है, ठीक। बच्चों सबसे पहले घूमने वाले भाग जो है ना आप क्या मानो, आर्मेचर, ठीक। और आर्मेचर में क्या की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। और क्या घूमता है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है कम्यूटेटर, ये भी आपका जो है ना कम्यूटेटर, ठीक। कम्यूटेटर और क्या हो सकता है घूमने वाला भाग, कम्यूटेटर व आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर और आपके ये सब आपके जो है ना घूमने वाले भाग हुए जो है ना, ठीक। अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है डिटेल से, ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं योग और फ्रेम किसे कहते हैं। सबसे पहले जानकारी जान लेते हैं योग और फ्रेम की, ठीक। बच्चों योग फ्रेम किसी भी डीसी मशीन का बाहरी भाग है, ठीक। किसी भी मशीन का बाहरी भाग है ना, जो जिसका कार्य, योग के कार्य क्या है, योग है जो उसके कार्य है, नंबर एक इसके जो है ना यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, यांत्रिक सामर्थ्य
प्रदान करना। मशीन को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना योग का ही कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तकनीकी कार्य, फ्लक्स परिपथ को पूरा करना। फ्लक्स परिपथ को पूर्ण करना। योग के दो कार्य है, एक तो जो है ना मशीन को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, दूसरा फ्लक्स परिपथ को पूर्ण करना। अब जब योग के दो कार्य हैं तो ऐसा पदार्थ, अब बात करते हैं आपका योग किस पदार्थ का बना होता है, किस धातु का बना होता है। जो आपका योग है, अगर छोटी डीसी मशीन है, छोटी मशीन के लिए ढलवा लोहे का बना होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है योग किसका बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। अगर आपकी डीसी मशीन बड़ी है तो बड़ी मशीनों में ये माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो आपके योग के कार्य भी आ जाते हैं बच्चों। योग किसका बना होता है, अगर छोटी मशीन है ढलवा लोहे की, बड़ी मशीन है तो आपकी माइल्ड स्टील का बना होता है। अगला मैं जिक्र करता हूं आपको जो है ना टर्मिनल बॉक्स की। योग की बाहरी सरफेस पर ही टर्मिनल बॉक्स होता है, ठीक है। जनरेटर के केस में आप इन टर्मिनलों से बाहर सप्लाई भेजते हो, मोटर के केस में डीसी सप्लाई को, इसी बाह्य सप्लाई को इन्हीं टर्मिनल पर देते हैं, ठीक। टर्मिनल पॉजिटिव तथा निगेटिव टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल कैसे होते हैं, पॉजिटिव तथा निगेटिव टर्मिनल बोले जाते हैं डीसी मशीन में। पॉजिटिव टर्मिनल को रेड कलर से, निगेटिव टर्मिनल को ब्लैक कलर से जो है ना इंडिकेट करते हैं। अगला है पोल। टर्मिनल बॉक्स हो गया, पोल हो गया बच्चों, ठीक है। पोल को अगर मान लिया चित्र के हिसाब से मतलब ये आपका जो है बच्चों योग है, ठीक, ऐसे मान लेता हूं योग, और ये मैंने मान लिया आपका टर्मिनल बॉक्स, ठीक। टर्मिनल बॉक्स जो होगा ये बाहरी सरफेस में होगी जो है ना। अब बात कर रहे हैं पोल की। इस योग से ही पोल को ऐसे जोड़ा जाता है। ये हुआ आपका पोल, ये हुआ आपका पोल, ये हुआ आपका, मान लें ये है आपकी 4 पोलों वाली मशीन होती है ना, तो ऐसे होंगे, 2 पोल होंगे तो एन यहाँ, ऐसे यहाँ। इन पोलों की जो है ना हमेशा ही अल्टरनेट होते हैं, एन एस एन एस एन एस एन एस एन एस। ये बात ध्यान रखनी, कई बार आईटी में क्वेश्चन आते हैं कि उनका क्रम कैसा होता है पोलों का, एन एस एन एस। तो पोल क्या होते हैं, पोल हमेशा आपके जो योग है उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक। और पोल के साथ साथ बच्चों पोल शू होता है, पोल के साथ साथ पोल शू होता है। मान लीजिए पोल होता है, पोल शू क्या होता है, बिल्कुल बाहरी ऐसा जो है ना आपका ये बच्चों लैमिनेटेड होता है। ये आपका हुआ पोल, ये आपका हुआ पोल शू। पोल शू के क्या काम है, पोल शू का एक तो अगर जो ये वाइंडिंग आप फील्ड वाइंडिंग करोगे, इसको सपोर्ट प्रदान करना, नीचे ना गिरने देना जो है ना आर्मेचर। पोल शू का काम है, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको नीचे सहायता प्रदान करना, आधार प्रदान करना, नीचे ना गिरना, ठीक है। ये तो आम कारण है। तकनीकी टेक्निकल कारण पोल शू का क्या है, फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना, ठीक है ना। फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना, मतलब अगर कहने का ये है कि एक चीज तो ऐसे जो है ना पोल है किसी मशीन में, और उस हिसाब से आपने पोल लगा दिया ऐसे, तो अब क्या होगा, आपका फ्लक्स समान रूप से वितरित, मतलब पोल शू का काम आर्मेचर में यहाँ पे चीज है, इसके फ्लक्स को समान रूप से वितरित करना होगा, ठीक। तो आपने जाना पोल व पोल शू के कार्य, पोल शू के कार्य,
क्या जाना, नंबर 1 कोल्सू का कार्य जो है ना, जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना, फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। दूसरा कोल्सू का क्या काम जाना आपने, दूसरा फ्लक्स को आर्मेचर पर समान रूप से वितरित करना, समान रूप से वितरित करना। ठीक, ऐसा करने से क्या होता है, अगर आप समान रूप से वितरित करो तो आपका जो है ना साइन वेव जो है ना, आपकी करंट आपका अच्छा बनता है, साइन वेव आपका अच्छा बनता है। ठीक, अब यहां पे आपको ये भी जानना है फील्ड वाइंडिंग। आपका अगला क्या पढ़ना आपको, फील्ड वाइंडिंग। तो ये तो आपने जान लिया जो है ना, फील्ड वाइंडिंग जो है आपको पोल्सू आधार प्रदान करता है। अच्छा, पोल्सू में एक बात हो जाए, पोल्सू हमेशा लैमिनेटेड होते हैं, तीसरी बात और लिख लो, पोल्सू हमेशा लैमिनेटेड होते हैं, पोल्सू हमेशा लैमिनेटेड होते हैं। लैमिनेटेड होते हैं, लैमिनेटेड का मतलब बारीक बारीक पत्तियों के रूप में गढ़े जाते हैं, ये जो है ना बारीक बारीक पत्तियों के रूप में बनाए जाते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉसेज कम हो सके। बारीक बारीक पत्तियों के रूप में क्यों, क्योंकि एडी करंट लॉसेज कम से कम हो, इसीलिए पोल्सू को हम लैमिनेटेड करते हैं, पोल्सू को हम लैमिनेटेड करते हैं। तो अब आपको पढ़ना फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, वो वाइंडिंग जो फ्लक्स को उत्पन्न करती है। ठीक, क्या पढ़ा आपने, वह वाइंडिंग जो मशीन में फ्लक्स को उत्पन्न करती है, फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। ठीक, जो फ्लक्स को उत्पन्न करती है, और फ्लक्स आप जानते हो क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन का योग, जो मैग्नेटिक लाइन है उन संख्याओं के योग को फ्लक्स कहते हैं। तो जो फ्लक्स को उत्पन्न करती है वो वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को, फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखा जाता है। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फील्ड वाइंडिंग कहाँ रखी जाती है, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग को स्टेटर पर रखी जाती है। और फील्ड वाइंडिंग कहाँ की जाती है, फील्ड वाइंडिंग है ना पोल पर की जाती है, फील्ड वाइंडिंग पोल पर की जाती है, फील्ड वाइंडिंग पोल पर की जाती है। ठीक, और पोल पर की जाती है। तो बात करें जो है ना कि फील्ड वाइंडिंग किस तार की बनी होती है, तो वही कॉपर की जो है ना आपकी फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक है ना, एक फर्मा होता है, उसी पे जो है ना पहले बना लेते हो, फिर जो है ना पोल पे फिट कर देते हो फील्ड वाइंडिंग को। तो ये है आपका फील्ड वाइंडिंग के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं हम ब्रूस के बारे में। आपका जो ब्रूस है ये आपका कहाँ होता है, ये आपका जो है इसका ब्रूस जो है हमेशा कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ब्रूस किसके बने होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। कुछ बहुत छोटी मशीन में कॉपर के भी बने होते हैं, पर सामान्यतः कार्बन या ग्रेफाइट के ब्रूस बने होते हैं। ब्रूस का कार्य क्या है, ब्रूस का कार्य है कम्यूटेटर से धारा को इकट्ठा करके टर्मिनल बॉक्स पर देना।
कम्यूटेटर का ब्रूस का कार्य है कम्यूटेटर से धारा को इकट्ठा करके टर्मिनल ब्रूस पर देना है। ठीक, ये आपका कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है। ये ब्रूस हमेशा ब्रूस होल्डर में रखा जाता है और ब्रूस होल्डर से उसके दाब को कम या ज्यादा कर लेते हैं हम। कार्बन या ग्रेफाइट के ब्रूस बनाने का फायदा ये भी है दोस्तों, ये खुद ही घिसता रहता है और लुब्रिकेंट का काम करता रहता है। आपको पता है कम्यूटेटर जो है ना कॉपर के सेगमेंटों से मिलकर बना होता है और कार्बन जो है ना अगर हम जो है उसमें कार्बन का जो है ना ब्रूस यूज करेंगे तो कार्बन जो है ना घिसेगा कॉपर के तुलना में और लुब्रिकेंट का भी काम करता रहता है। तो ब्रूस जो है ना हमेशा कार्बन का होता है। और जो है ना स्टेटर में क्या हो सकते हैं बाद में, मतलब स्टेटर में एंड प्लेट हो सकते हैं, अंतिम सिरे, ठीक है ना, एंड प्लेट। ठीक, एंड प्लेट मतलब वे दो ढक्कन पूरी मशीन बनने के बाद जिन दो ढक्कनों से जो है ना जनरेटर और मोटर को बंद किया जाता है वे एंड प्लेट कहलाती है। ठीक, अब ये हुए आपके स्टेटर पार्ट। अब हम बात करते हैं रोटर वाले भागों की। तो रोटर में सबसे पहले आपको आर्मेचर पढ़नी है। डीसी मशीन में आर्मेचर को कह सकते हो बच्चों जिसमें आर्मेचर चालकों को रखा जाता है, जिसमें आर्मेचर चालकों को रखा जाता है आर्मेचर कहलाते हैं। कुल मिलाकर आर्मेचर चालकों का घर आर्मेचर कहलाती है। आर्मेचर घूमने वाला भाग है, डीसी मशीन का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। कई बार क्वेश्चन इसी बात से आता है कि डीसी मशीन के घूमने वाला भाग कौन सा होता है। डीसी मशीन के घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। ठीक, तो आर्मेचर कैसे बना होता है? आर्मेचर बारीक बारीक पत्तियों के रूप में बना होता है। ये भी आपका क्या होता है? बारीक बारीक पत्तियों के रूप में बना होता है। और लगभग जो है कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि वो पत्तियां कितनी बारीक होती है, तो 0.5 mm ये आंकड़ा जरूर याद रखना। जो आपकी आर्मेचर है वो 0.5 mm बारीक बारीक पत्तियों के रूप में बना होता है। जबकि मैं यहाँ भी बता रहा था आपको जो है ना कि पोल शू भी लैमिनेटेड किए जाते हैं और आपके पोल शू की जो वो होती है लैमिनेशन वो थोड़े मोटे होते हैं, 1 mm से 2 mm के बीच होते हैं उनकी जो है। परंतु आर्मेचर जो है बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों के रूप में बनाई जाती है और सारी पत्तियों को बच्चों प्रॉपर इंसुलेट कर देते हैं, उसके बाद उनको जोड़ते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस कम से कम हो। तो ये हुआ आपका आर्मेचर के बारे में कि मशीन का, डीसी मशीन के घूमने वाले भाग को जिसमें वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर कहलाती है। अब बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। अब आपका जो टॉपिक है दूसरा क्या? आर्मेचर वाइंडिंग। तो सिंपल एक तो ऊपरली बात से आप परिभाषा बता सकते हो। आर्मेचर पर जो वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ये तो एक सिंपल परिभाषा है, टेक्निकल परिभाषा जाननी है। आर्मेचर वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो डीसी जनरेटर के केस में वोल्टेज उत्पन्न करती है। वोल्टेज उत्पन्न करती है मतलब जिस मशीन से वोल्टेज उत्पन्न होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, दूसरा ये भी आपके मन में आ रहा हो, सर आपने डीसी जनरेटर हो और डीसी मोटर हो तब आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी होगी? जिस वाइंडिंग में आप सप्लाई दोगे वह आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक, जिस वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होती है आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। मोटर के केस में जिस वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। बस इतनी सी बात। जबकि इसके विपरीत फील्ड वाइंडिंग क्या पढ़ा था आपने? जिसमें
फ्लक्स उत्पन्न होता है, दोनों अलग अलग। जिसमें वोल्टेज उत्पन्न होगी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें फ्लक्स उत्पन्न होगी फील्ड वाइंडिंग में। और आर्मेचर वाइंडिंग को आप जानते हो मोटर जनरेटर केस में, डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के आधार में बांट लेते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग क्या होते हैं। हमें यहाँ फिलहाल इन सभी भागों के बारे में जानना है, डीसी मशीन के भाग क्या हैं। तो आपको यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग क्लियर हो गई थे। इसके बाद हम अगला भाग के बारे में जानते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है ना, अगले भाग के बारे में जानते हैं। तो कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर को तो ये जानते हैं किस चीज का बना होता है। कम्यूटेटर ना कॉपर के सेगमेंट से मिलके बना होता है, कॉपर के सेगमेंट से मिलके बना होता है, ठीक, कम्यूटेटर। और इसके कार्य क्या है? कम्यूटेटर के जो कार्य है वो एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना। एसी को डीसी में कब बदलेगा? देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, बनती हमेशा एसी है, बनती हमेशा एसी है। आर्मेचर में हमेशा एसी बनेगी। अब उस एसी को जब एसी बनेगी, बाहर तो डीसी चाहिए, डीसी जनरेटर से, तो जनरेटर के केस में कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलेगा और मोटर के केस में आप उसके टर्मिनल को दोगे डीसी, ठीक, और वो डीसी को जो है ना कन्वर्ट कर देगा इसमें एसी में, ठीक। तो ये आपका जो होगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आ जाता है जो है ना किस चीज का बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर, मतलब कठोर कर्षित कॉपर सेगमेंटों का बना होता है, ठीक। दूसरा उसके कार्य क्या है? एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलना। और ये हमेशा जितनी आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल होती है इतने ही सेगमेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि कॉपर सेगमेंट कितने होते हैं, जितनी आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल होती है उतने ही कॉपर कम्यूटेटर में सेगमेंट होते हैं, ठीक। कम्यूटेटर का काम। और इस मामले में यहाँ ये भी आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रखना कि अगर एसी मशीन है ये और एसी मशीन में आप जो है कम्यूटेटर जोड़ दो तो क्या बन जाती है? डीसी मशीन। एसी मशीन और डीसी मशीन में सारे भाग सेम मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बस डीसी मशीन में एक अलग से भाग मिलता है, कम्यूटेटर, ठीक। अगर कम्यूटेटर हटा दो डीसी मशीन से तो एसी मशीन बन जाती है। तो इसी के बाद पे आपके दिमाग में कुछ बातें फिट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि 5 HP की एसी मशीन है, 5 HP की डीसी मशीन है, बताइए किसका आकार बड़ा? तो हमेशा डीसी मशीन का आकार बड़ा होगा, क्योंकि डीसी मशीन में एसी मशीन के साथ साथ कम्यूटेटर लगाना पड़ता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ना 10 HP की एसी मशीन है, 10 HP की डीसी मशीन है, बताइए किसकी कॉस्ट ज्यादा? हमेशा डीसी मशीन की कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि उसमें एक अन्य अलग से आपको एक भाग लगाना पड़ता है, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर क्या होता है? जो एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है। और रोटेटिंग पार्ट क्या हो सकते हैं? और रोटेटिंग पार्ट में जो कूलिंग फैन हो सकता है, भाई आपके बात चली रोटेटिंग पार्ट, कूलिंग फैन भी तो देना हो सकता है रोटेटिंग पार्ट। तो कूलिंग फैन आप जानते ही हो कि यह मशीन की गर्मी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। कूलिंग फैन क्या होता है बच्चों? हमें ये जो है ना एक पंखा होता है जिसको आप सॉकेट के पीछे ही लगा देते हो। जब आर्मेचर घूमते हैं तो वो पंखा भी घूमता रहता है और वो मशीन को ठंडा करता है। और रोटर पार्ट क्या हो सकते हैं डीसी मशीन में? रोटर पार्ट हो सकते हैं वही सॉकेट, सॉकेट ना जिसपे आर्मेचर को फिट करते हो आप, जो है ना उसी पे कम्यूटेटर को फिट करते हो। तो सॉकेट भी रोटेटिंग पार्ट है। सॉकेट के बारे में आप जानते हो, ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल आकार की एक रोड होती है, सिलिंड्रिकल आकार की एक रोड होती है जिसको आप सॉकेट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके जो है ना रोटेटिंग पार्ट थे। मशीन के इतने ही भाग हुए जो है ना। अब बस ये टॉपिक